आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बजट सामने खड़ा है और सभी अपनी विश लिस्ट पीएम और एफएम को रख रहे हैं कि उनकी बजट एक्सपेक्टेशन क्या है। आपकी भी डेफिनेटली कुछ एक्सपेक्टेशन होगी और हमारी भी है, और बल्कि हम सभी की है। लेकिन वो 5 पॉइंट पे मैं बात करूंगा जो एज ए मिडिल क्लास आपको चाहिए और जो गवर्नमेंट को आपको देनी चाहिए। बस आप ध्यान रखिएगा, ये वो जेन्यून है। मैं चाहे तो 50 लिस्ट बना सकता हूँ, 50 पॉइंट दे सकता हूँ जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इतने सारे पॉइंट देने का कोई विशेष फायदा नहीं है। फायदा तो इस बात का है कि हम लिमिटेड वो पॉइंट दें जो गवर्नमेंट को करना चाहिए या जो गवर्नमेंट कर सकती है। तो आइए हम बात करते हैं उन 5 पॉइंट के बारे में जो है मेरी बजट की विश लिस्ट। नंबर 1 पॉइंट, मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था एसटीटी के बारे में। एज ए इन्वेस्टर आप 2 तरह के टैक्स दे रहे हैं। नंबर 1 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा एसटीटी। सन 2004 की बात कर रहा हूं। उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम साहब ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को हटा दिया पूरा और कहा कि हम इस टैक्स को हटाकर इसकी जगह सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स लेके आ रहे हैं। चलो जो भी बात थी, उनको एक टैक्स को हटाकर दूसरे टैक्स को उसमें रिप्लेस कर दिया गया और ये बात ठीक थी। चलो जैसा भी है, उन्होंने जो किया ठीक है। लेकिन इसी के साथ साथ 2018 में, यानी कि लगभग 14 साल बाद में, उस समय की फाइनेंस मिनिस्टर, तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने क्या किया कि एसटीटी को एज इट इज रहने दिया और अगेन वही 10% टैक्स जो 2004 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स था वो वापस लेके आ गए। मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि आप इन दोनों में से एक टैक्स रखिए। जितना मैं समझता हूं एसटीटी उनको कलेक्ट करना बहुत इजी है और फिगर भी बहुत अच्छी आ रही है। वो एसटीटी को तो हटा नहीं सकते, तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटीज में 0 होना चाहिए। रीजन भी साफ है, जब कोई कंपनी कमाती है, इनकम टैक्स पे करती है, उसके बाद में जो प्रॉफिट आता है वो चाहे डिविडेंड में बटे या कैपिटल एप्रिसिएशन में बटे, ये इन्वेस्टर के हैंड में टैक्स फ्री होना चाहिए। अदरवाइज ये डबल टैक्सेशन की श्रेणी में आता है। तो मेरा एक निवेदन है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 0 होना चाहिए। मेरा दूसरा पॉइंट है, जी हाँ, ये सिर्फ बजट का पॉइंट और मिडिल क्लास का पॉइंट नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। बीजेपी ये मानी जाती है कि ये मिडिल क्लास की पार्टी है, ये शहरों की पार्टी है और साथ ही साथ इसका मेन वोट बैंक भी मिडिल क्लास ही है। और इस इलेक्शन में उन्होंने देखा कि उन्होंने पिछले 10 सालों में गाँव के लिए और गाँव के गरीबों के लिए जो काम नहीं करता है उनको फ्री बीज भी काफी बांटी है। उसके बाद भी किसान नाराज है, क्योंकि किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए चाहे गवर्नमेंट कुछ भी कर ले, लेकिन उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकती। उसका सबसे बड़ा रीजन तो यह है कि किसान जिस जमीन पे बैठा है, उस जमीन पर जितने लोगों के लिए पैदावार हो सकती है, जितने लोगों की रोजी रोटी चल सकती है, वो सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब यदि किसी जमीन पर 4 भाई एक साथ काम कर रहे हैं तो वो जमीन एक्चुअल में एक भाई के काम करने लायक ही है, उसके कमा के खाने लायक ही है। और वो 3 लोग जो एक्स्ट्रा हैं वो गाँव में आराम कर रहे हैं या देश की इकोनॉमी में एक्स्ट्रा फायदा नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको भी चाहिए, सरकार को चाहिए कि कुछ ऐसी नीति लेके आए कि ये लोग जो फ्री बैठे हैं गाँव में, वो शहरों की तरफ मूव करें और शहर और साथ में देश की उन्नति में हिस्सा बटाएं। लेकिन इन लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? जैसे ही वो गांव से शहर की तरफ आएगी, पहली तो उनको नौकरी चाहिए और दूसरे उनको रहने के लिए मकान चाहिए। नौकरी लेना उनका काम है, लेकिन रहने के लिए मकान, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो लोग गांव से शहर की तरफ मूव कर रहे हैं और उस शहर की तरफ जिसकी पॉपुलेशन 15 लाख या इससे ज्यादा हो, तो वहां पर यदि कोई भी पर्सन गांव से आकर मूव कर रहा है और नौकरी कर रहा है, यहां ध्यान रखिएगा मैं बात कर रहा हूं सिर्फ जॉब कर रहा है, तो उसको यदि मकान लेने की जरूरत है या वो वहां मकान या फ्लैट बाई करता है, तो उसको कम से कम एडिशनल इंटरेस्ट का डिस्काउंट मिलना चाहिए। यदि इस तरह का यदि रूल आएगा तो गांव से लोग मूव करके शहरों की तरफ आएंगे और शहरों की तरफ आने से देश की मेन इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और गवर्नमेंट को फ्री बीज कम बांटना पड़ेगा। तो ये फ्री बीज की जगह, गवर्नमेंट का अपना बजट लिमिटेड होता है, तो वो अपने बजट को फ्री बांटने की जगह इस तरह से दें तो न सिर्फ अर्बनाइजेशन होगा, लोगों को नौकरी मिलेगी और साथ ही साथ वो मोटिवेट भी होंगे शहरों में आकर नौकरी करने के लिए और देश की मूल स्ट्रीम में आएंगे, मेन स्ट्रीम में आएंगे। यहां आप लोग ये कह सकते हैं कि ये लोग जो शहर में आएंगे उनको नौकरी मिलना मुश्किल है। डेफिनेटली मुश्किल है, लेकिन इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो
स्मॉल माइक्रो एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को प्रमोट करें। वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में आप देख लें, एसएमई का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा हिस्सा होता है और इंडिया में तो शायद 80 से 90% एसएमईज हैं। यदि एसएमईज को प्रमोट करेंगे तो वो नौकरी देंगे इन लोगों को, और एसएमई को प्रमोट करना देश की उन्नति के लिए भी अच्छा है। तो एसएमई को प्रमोट करने का एक ही सबसे बढ़िया तरीका है, इनकम टैक्स की स्लैब किसी भी कंडीशन में 25% से ऊपर नहीं होनी चाहिए। रादर मिडिल क्लास के लिए या आम आदमी के लिए भी 10 लाख रुपए तक 5% से ऊपर इनकम टैक्स स्लैब नहीं होनी चाहिए। ये 5% भी मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि गवर्नमेंट को दिखाना होता है वर्ल्ड बैंक में कि हमारे इनकम टैक्स पे ही कितने हैं, इसलिए 7.5 लाख 8 लाख जो भी इनको स्लैब करनी हो उससे लेकर 10 लाख तक 5% कर दें, और 10 लाख से लेकर 25 लाख तक 20%, और 25 लाख के ऊपर 25%, और 25% से ऊपर कोई स्लैब नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा कर पाते हैं तो 2 सॉल्यूशन हो रहे हैं। नंबर 1, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस को बढ़ावा मिलेगा। नंबर दूसरी बात, देश में नौकरी का इजाफा होगा। नंबर तीसरी बात, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। जब भी टैक्स की रेट कम की जाती है तो टैक्स कलेक्शन बढ़ता है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये हो गया जो मिडिल क्लास से रिलेटेड है और शहरों से रिलेटेड है। थर्ड पॉइंट जो काफी टाइम से डिमांड में भी चल रहा है कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। जी हाँ, इससे सरकार का कलेक्शन कम होगा, लेकिन कलेक्शन कम होने के साथ साथ लोगों के पास, यानी कि ये जो लोग गांवों से शहर की तरफ आ रहे हैं उनको भी फायदा होगा, पेट्रोल डीजल की दाम भी कम होंगे और साथ में देश की उन्नति होगी और लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा जिसको वो खर्च करेंगे, जो अपने आप में इकोनॉमिक साइकिल को रन करता है। तो इसको, जो काफ़ी पुरानी डिमांड है, इसको भी किया जाना चाहिए, यानी कि जीएसटी के अंडर में पेट्रोल डीजल को लेके आना। चौथा पॉइंट है टीडीएस। अभी डिफरेंट तरह से डिफरेंट स्लैब के टीडीएस लगते हैं। टीडीएस का सरकार का ऑब्जेक्ट क्या है? 2 ही ऑब्जेक्ट है। नंबर 1 कि सरकार को एडवांस टैक्स 8 सोर्स ही मिल जाए, और 8 सोर्स मिलने का मतलब ये हो गया कि यदि किसी पैन कार्ड पर टीडीएस कट गया तो इसका मतलब कि वो टैक्स के लायबल है। और सेकंड ऑब्जेक्ट ये है कि एडवांस टैक्स इंस्टेंट मिल जाए या हर महीने एडवांस टैक्स के रूप में राशि मिल जाए। यहाँ मेन ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि जो रीजनेबल इनकम अर्न कर रहा है उसका टैक्स डिडक्शन एक सोर्स हो जाए और वो सरकार की बुक्स में आ जाए। तो यानी कि जिस पेन नंबर पर डिडक्शन टैक्स कटा है इसका मतलब उसकी वो इनकम है और वो इनकम टैक्सेबल होनी चाहिए। अब वो इनकम पर सरकार को यदि लेट भी टैक्स मिलता है तो विद इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन मेरा ऐसा सजेशन है कि सारे टीडीएस को हटाकर सिर्फ और सिर्फ एक ही स्लैब से टीडीएस लगा दिया जाए, चाहे 2%, 3%, 4%, 5%, लेकिन स्लैब एक ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन है कि किस स्लैब में कौन किस स्लैब में आ रहा है। कभी काटने वाला परेशान हो जाता है और कभी रिसीवर परेशान हो जाता है। बेटर है कि टीडीएस की एक ही स्लैब होगी, चाहे 2% ही क्यों ना हो। और मेरा पांचवा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकार को इन सब से हो सकता है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़े या घटे, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सरकार को भी काम करने के लिए पैसा चाहिए, और पिछले 2-3 सालों में पीएसयू में बहुत बड़ी तेजी आई है। तो सरकार को चाहिए कि इन पीएसयू को ये राइट टाइम है बेचकर प्रॉफिट बुक करें और अपना रेवेन्यू जनरेट करें, रिसिप्ट जनरेट करें, और न सिर्फ पीएसयू को जो एग्जिस्टिंग लिस्टेड है उनको बेचे, बल्कि जो पीएसयू लिस्टेड नहीं है वो उनको भी लिस्ट कराए, जिससे उनके वर्किंग में भी ट्रांसपेरेंसी बढ़े। तो कुल मिलाकर ये मेरा 5 पॉइंट एजेंडा है, 5 सूत्रीय कार्यक्रम है जो मैं सरकार को ऑफर कर रहा हूं कि आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, कि आप इन 5 पॉइंट को ध्यान से देखें। ये न सिर्फ आपको फायदा देगी बल्कि आम जन को भी राहत देगी। आपको क्या लगता है कि ये मेरे पॉइंट्स कैसे हैं और इन पॉइंट्स में आपका क्या एडिशन सजेशन है, जरा बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट, हैप्पी इन्वेस्टिंग। मिलते हैं बजट स्पीच के दिन।